हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया धांसू एनीमे लेके आ चुकी है, जिसमें हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं दो भाइयों की, जिनमें से एक भाई को पता चलता है कि उसका जो दूसरा भाई है वो असल में नर्क का राजा सेतन का बेटा है। तो इस चीज को जानने के बाद इन्हें मिलती है असीम शक्तियाँ, जिनका ये यूज दुनिया की हिफाजत करने में करेंगे या फिर दुनिया को तबाह करने में, ये हमें जानने को मिलेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ले आइए क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक रोमांचक दुनिया। एनीमे के स्टार्टिंग में हम लोग एक रहस्यमयी चर्च को देखते हैं, जहाँ पे कुछ पादरी लोग मिलकर एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें से ही बहुत सारे जितने भी लोग थे उन सभी को बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो हेड फादर थे वो उन सभी को लगातार इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन आगे चलते ही उनका जो एक साथी था वो एक ब्लू फ्लेम की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। इसे देख के सारे जितने भी लोग थे वो डरने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन फादर थे वो इन सभी को इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। देखते देखते इनके सारे साथी ब्लू फ्लेम की चपेट में आते जा रहे होते हैं, जिसके बाद जो साथी थे फादर के वो उन्हें बोलते हैं कि हमारे सारे साथी मारे जाएंगे। लेकिन फादर बोलते हैं कि अगर हमने ये परफॉर्म नहीं किया तो हमारी दुनिया संकट में आ जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार ब्लू फ्लेम की चपेट में जो हेड फादर थे वो भी आ जाते हैं और वो मरते हुए चिल्लाते हैं कि डीमन। दूसरी तरफ हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने सारे जितने भी लोग थे, अगल बगल के दोस्त वगैरह जो भी थे, उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हरकत ऐसी ही रही तो मैं अपने आप को तुम्हें मारने से रोक नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग चर्च देखते हैं, जहाँ पे वही लड़का जो कि अभी मारपीट किया हुआ था, जिसका नाम हमें रिन बताया जाता है, वो एक फादर से गाली सुन रहा होता है, जिसपे वो बोलते हैं कि तुम फिर से लड़ाई करके आए हो, तुम्हें गॉड से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन रिन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है, जिसपे फादर बोलते हैं कि तुम्हें फिर से नौकरी से निकाल दिया गया है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम मेरे बिल्कुल भी यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रह गए हो और कुछ समय बाद तुम्हें अपने हालात में दुनिया में जीना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हें कमा खा के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी जगह हेड यहाँ पे प्रीस्ट बन सकते हो। जिसपे रिन बोलता है कि नहीं, मुझे ये फालतू काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उतने में यहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है यूकियो, और वो बोलता है रिन को देखते हुए कि तुमने फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तुम कब सुधरोगे। फिर हमें बताया जाता है कि यूकियो और रिन एक जुड़वा भाई हैं और इन दोनों की जो हैबिट्स है वो एकदम विपरीत है। यूकियो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और अभी उसका एक एडमिशन भी हो गया है कॉलेज में और वहीं पे शिफ्ट होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो रिन है वो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो पीछे दो लड़के थे वो रिन को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो रिन था वो इरिटेट होते हुए चिल्लाता है कि चुप रहो, और उसके चिल्लाते ही दूर खड़ा जो लैल्टन था वो ब्लू कलर से जलते हुए फट जाता है। उतने में फादर को कुछ लोग बाहर बुला लेते हैं बात करने के लिए, तो वो वहीं पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूकियो को देखते हैं जो कि रिन की मरहम पट्टी कर रहा होता है और उसे वो बोलता है कि तुम कब सुधरोगे मेरे छोटे भाई, अभी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी देखभाल भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारी फ्री में देखभाल रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। जिसपे रिन बोलता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तुम मुझे छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनो। लेकिन यूकियो से बोलता है कि तुम प्रॉब्लम इतनी खड़ी क्यों करते हो। जिसपे रिन बताता है कि मैं चाहते हुए भी इस चीज को रोक नहीं पाया। वो जो लड़के थे वो एक पक्षी को परेशान कर रहे थे और मैंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा बात नहीं सुना, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। उतने में दो लड़के जो इनके साथ रहते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो रिन को बोलते हैं कि हमने बगल के सुपरमार्केट में तुम्हारे लिए जॉब एप्लीकेशन डाल दी है, तो जल्द से जल्द तैयार हो जाओ मीटिंग के लिए। जिसपे रिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और तरह तरह की चीजें इन सभी को लिए लेके आए थे, जिसपे रिन इन सभी को मना नहीं कर पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रिन है उसे तो टाई भी पहनने नहीं आता है, इसलिए वो इरिटेट होते हुए टाई पहनता ही नहीं है और फिर चुपचाप चला जाता है इंटरव्यू के लिए। बाहर निकलते वक्त रिन फादर से भी मिलता है जो कि उसे थोड़ा बहुत खिंचाई करता है बचपन की यादें दिलाते हुए और उसे टाई भी बांध देता है। फिर इसके बाद रिन डायरेक्टली पहुंच जाता है इंटरव्यू के जगह पे, जहाँ पे वो सुपर मॉल की जो मालकिन थी उससे मिलता है, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे आज के इंटरव्यू में तुम्हें इन सारे जितने भी डब्बे हैं उन्हें बाहर रखना है। जिसपे रिन काम के लिए तैयार हो जाता है। वो थोड़ा सा दम लगाता है और वो सारे डब्बों को एक साथ ही उठा लेता है, जिसे देख के जो मालकिन थी वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। सारा काम कंप्लीट कर तो देता है रिन, लेकिन लास्ट में उससे गड़बड़ हो जाती है और एक डब्बा सीधा मालकिन के ऊपर गिरता है। एक एक करके जो रिन था जितने भी उसे काम मिलते हैं पूरे दिन में सारी चीजों पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गाली भी सुनता है। लास्ट में जो रिन था वो उदास होकर एक जगह बैठ के खाना खा रहा होता है। दरअसल जो उस मॉल में एक वर्कर थी जो कि नूडल्स बना के बेचती थी, उसने रिन को कुछ नूडल्स खाने के लिए ऑफर किया था, लेकिन रिन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिसपे वो बोलती
बोलती है कि अगर मैंने इन्हें बेचा नहीं तो बॉस मुझे निकाल देगी जॉब से। तो रिन उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह अच्छे से नूडल्स बनाता हूँ। और इतना कहते ही रिन नूडल्स बनाना शुरू कर देता है और सरप्राइजिंगली वहाँ पे जो रिन था जिसने नूडल्स बनाया था वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट निकलता है और सारे कस्टमर्स वहाँ भीड़ लगा देते हैं। इस चीज को देख के जो मॉल की मालकिन थी वो भी वहाँ पे आ जाती है और उसे भी बहुत ही ज्यादा टेस्ट करने के बाद रिन का नूडल्स अच्छा लगता है, इसलिए वो रिन को मना नहीं कर पाती है और जॉब के लिए हायर कर लेती है। तो इस चीज की खबर जो रिन था वो चर्च में देता है, जिसे सुन के जो फादर थे वो खुश होते हुए आज रात पार्टी का इंतजाम करते हैं और रिन को जल्दी आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद जो रिन था वो घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में नोटिस करता है कि एक जो बच्ची है उसका स्कार्फ उड़ रहा है। तो उस चीज को रिन रोक लेता है और फिर उस बच्ची को देता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उस कार को दोबारा से किसी बंदर टाइप के एनिमल ने लेके भागने लग गया है। तो उसका पीछा करते हुए वो भागने लग जाता है और भागते भागते वो सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, उसी जगह जहाँ पे रिन काम करता है। लेकिन वो जो बंदर था वो थोड़ा बहुत उछल कूद करके सामान गिराने लग जाता है जो कि उस बच्ची पे ही गिरने वाला था। तो रिन उसे किसी तरीके से बचा लेता है। दूसरी तरफ सारे जितने भी लोग थे वो बहुत ही देर से रिन का इंतजार कर रहे थे, जिससे फादर भी गुस्सा हो रहे थे। तो जो यूकियो था वो बोलता है कि मैं रिन को देख के आता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ रह गया। दूसरी तरफ जो रिन था वो पार्क में झूले पे बहुत ही उदास बैठा हुआ था और यूकियो वहाँ पे आके उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसपे रिन बताता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो यूकियो उसे बोलता है कि आखिरकार हर बार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, चलो कोई बात नहीं, चर्च में चलो, सारे लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। फिर जैसे ही ये दोनों चर्च पे आते हैं तो फादर के सामने उसी बच्ची को जिसको रिन ने बचाया है उसके फादर आके ही रिन की तारीफ कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बच्ची हमेशा थोड़ी बहुत नटखटे चीजें करती रहती है, कभी सीढ़ी से गिर जाती है, कभी कुछ और। जिसपे रिन बोलता है कि नहीं, आपकी बेटी की कुछ भी गलती नहीं है, कोई बंदर टाइप की चीज आपकी बेटी को परेशान किया करता है। जैसे सुन के उसके फादर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ इसके क्लास के बच्चों को डांटने, हो सकता है कोई इसे परेशान करता हो। जिसपे वो जो बच्ची थी वो उसे रोकती है और बोलती है कि नहीं फादर, मुझे यहाँ पे कोई भी बच्चा परेशान नहीं कर रहा, मुझे जो चीज परेशान करती है वो है एक डीमन। लेकिन उसके फादर इस चीज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं, जिसपे रिन जो था वो इरिटेट हो जाता है और उसके फादर को बोलता है कि आप अपने बेटी पे यकीन क्यों नहीं करते हैं, अगर आप ही यकीन नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगी। लेकिन उसी समय जो चर्च के फादर थे वो रिन को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, और अपने पॉकेट में से एक लकी चार्म निकाल के उस लड़की को दे देते हैं जो कि उसकी हिफाजत करेगा। फिर चर्च के फादर रिन को बोलते हैं कि तुमने आज बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर ली है, इसलिए आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर रात के समय में हम उसी चर्च के फादर को अंडरग्राउंड में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक तलवार निकालता है और बोलता है कि लगता है कि समय आ गया है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है जहाँ पे यूकियो अपने कॉलेज के लिए निकल चुका होता है और रिन उठते हुए जैसे ही पर्दे को हटाता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पूरे शहर में बग टाइप की चीज उड़ रही होती है जो कि सिर्फ उसे ही दिख रही होती है, सारे लोग उसमें नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं। उतने में वही बच्चे जो कि रिन को परेशान किया करते थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि रिन, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो जो रिन था वहीं पे चला जाता है और उनसे पूछता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करना, जल्द से जल्द बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे वो लोग बोलते हैं कि मैंने अभी सुना है कि मेरे जो मदर फादर है वो भी चाहते हैं उसी कॉलेज में मुझे भेजना जहाँ पे यूकियो है, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिरकार कितने पैसे तुम्हें चाहिए ताकि तुम अपना मुंह ना खोलो, क्योंकि मैं वहाँ जाके तुम्हारे भाई को बहुत ही परेशान करने वाला हूँ। जिसे सुनकर रिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपनी जबान को संभाल लो, यहाँ पे मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इसी में इन दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथामुक्की हो जाती है, जिसपे जो आदमी था बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सी रिएक्शन देना शुरू हो जाता है और सारे जितने भी बग्स थे उसके शरीर से और भी ज्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। देखने से लग रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा है। जो दोनों लोग थे उसके साथ वो रिन को पकड़ लेते हैं और फिर ये जो आदमी था वो रिन को गर्म लोहे से एकदम टच करने वाला होता है, लेकिन सही समय पे जो रिन था उसके शरीर में से ब्लू फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है, जिससे डर के वो जो दोनों लड़के थे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इन सारे ब्लू फ्लेम से रिन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। रिन को इस अवतार में देख के वो जो सामने लड़का था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा कभी भी शक गलत नहीं हो सकता था। लॉर्ड एस्टन, आपके फादर आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत हमेशा से करना चाहते थे। लेकिन रिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उतने में जो चर्च के फादर थे वो वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देख के वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम एग्जोसिस्ट बहुत ही ज्यादा मुझे गुस्सा दिलाते हो, और डायरेक्टली उस फादर पे हमला कर देता है। थोड़ा बहुत ट्रिक के बाद जो फादर थे इजिली उस लड़के के अंदर से उस डीमन को भगा देते हैं और रिन को इसके बारे में बताते हैं। लेकिन रिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसपे फादर उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सारी चीजों को देख सकते हो, जो हमारी दुनिया है वहाँ पे बहुत सारी चीजें अजीब सी हैं। हम लोग एक मिरर से ही दूसरे डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। पहली है मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और दूसरी है डीमंस की दुनिया। लेकिन आसानी से कोई भी उस दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अब मेरे साथ चलो, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता दूं। जिसपे रिन बोलता है कि अगर ऐसा है तो सारे जो डीमंस है वो मेरे ही पीछे क्यों लगे हुए हैं। जिसपे फादर बोलते हैं कि तुम कोई इंसान नहीं हो रिन, तुम असल में डीमन के बच्चे हो, और कोई ऐसे वैसे डीमन के नहीं, तुम हो बेटे सैतन के जो कि डीमंस का गॉड है। इसके बाद जो फादर थे वो रिन को पकड़ के यहाँ से लेके भागने लग जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे जो डीमंस थे वो रिन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन पवित्र पानी का यूज करते हुए जो फादर थे उन सारे डीमंस को रोक रहे होते हैं। दूसरी तरफ वही लड़के को जिसके
उसके अंदर डीमन आ गया था, उसके सारे दोस्त उसे घेर के रखे हुए थे और जैसे ही उसे होश आता है तो वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ, जहाँ पे इसके दोस्तों को लगता है कि वो अभी भी बेवकूफ वाली हरकत कर रहा है, इसलिए वो लोग इससे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये होश में आ चुका था और 3-4 मुक्का देते हुए उन लोग को शांत कर देता है। इसके बाद वो सारे जो दोस्त थे वो इसे सच्चाई बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, जिसे सुन के वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है रिन के प्रति, जिसकी वजह से जो डीमन था वो उसके शरीर में फिर से हावी हो जाता है। और इस बार तो ये जो दोस्त थे वो भी उस डीमन को देख पा रहे थे, इसलिए डर के वो यहाँ से भाग जाते हैं और ये लड़के के अंदर डीमन यंग मास्टर कहते हुए रिन को खोजते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ जो फादर थे वो फाइनली पहुंच चुके होते हैं रिन को लेके चर्च के अंदर, जहाँ पे उसके साथ ही उसी का इंतजार कर रहे थे और अंदर लाते हुए उसे बोलते हैं कि हमने बैरियर का इंतजाम कर दिया है और कोई भी डीमन इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सुबह तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। सारे जितने भी डीमंस थे वो चर्च के अंदर घुसना चाह रहे थे, लेकिन बैरियर की वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहे थे। फिर रिन को लेते हुए जो फादर थे वो बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे एक लेजेंडरी तलवार को वो देते हुए उसे कहते हैं कि इसी में तुम्हारी पावर सील्स है, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें खुलासा करूं। इस तलवार को तुम कभी भी मत छोड़ना, यहाँ तक कि तुम अगर सो भी रहे हो तो इसे लेके ही रखना, क्योंकि अगर तुमने इस तलवार को खो दिया तो तुम्हारे अंदर जो ताकत सील है वो अनलॉक हो जाएगी और फिर तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाओगे। जिसे सुन के जो रिन था वो शॉक्ड होता है और वो फादर से पूछता है कि मुझे बताइए, क्या शुरू से आप लोग जान रहे थे कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ? जिसपे फादर बोलते हैं कि हाँ। तो रिन बोलता है कि क्या मेरा भाई यूकियो भी एक डीमन ही है? जिसपे बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों जुड़वा तो हो, लेकिन यूकियो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसके शरीर को तुम्हारे पावर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ वही जो डीमन था वो यंग मास्टर को खोजते हुए गाड़ी को लेते हुए सीधा चर्च में ठोक देता है और अंदर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ मेरे यंग मास्टर, और वो डायरेक्टली अपने हाथों को लंबा करते हुए रिंग के टांगों को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर सीधा पवित्र पानी को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। तभी जो फादर थे वो रिंग को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ और अपने आप को ऐसी जगह छुपा लेना कि कोई भी तुम्हें ढूंढ ना पाए। दरअसल हमने तुम्हें रखा था इस शर्त पे कि हम तुम्हें हमेशा इंसान की तरह रखेंगे, ताकि तुम भी इंसान की तरह इंसानियत के खिलाफ यहाँ पे लड़ सको डीमन से। जिसपे रिन बोलता है कि अगर मैं छुप जाऊंगा तो फिर कहाँ पे जाऊंगा? जिसपे फादर उसे एक फोन देते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर है और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारा पक्का हेल्प करेगा। फिर जो फादर थे रिन को बेसमेंट पे पटक देते हैं और गेट लॉक कर देते हैं और फिर अपने सारे साथियों को बोलते हैं कि रिन को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद इन सारे पादरियों की बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है उसी डीमन से, जिसपे वो डीमन इन पे हावी हो रहा होता है और अपने शरीर को बड़ा भी कर लेता है और एक तगड़ा हमला फादर के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन सही समय पे जो रिन था वो यहाँ आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। फिर जो फादर थे वो अपना एक तलिस्मान का यूज करते हुए उस बच्चे के शरीर में से इस डीमन को निकाल देते हैं और एक उस बच्चे के शरीर पे सील लगा देते हैं। उतने में रिन बाहर आता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है फादर? जिसपे वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ जो यूकियो था वो भी यहाँ कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठा रहा होता है। फिर रिन के दिमाग में आता है कि अगर वो यहाँ से चले जाए तो फिर जो डीमंस है वो भी इस चर्च पे हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। जिस फादर उसे बोलते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिसपे रिन बोलता है कि नहीं, आप यहाँ पे थोड़े से थक नहीं गए ये एक्टिंग करते हुए कि हम लोग एक फैमिली है। जिसपे जो फादर थे उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। उतने में उनके शरीर पे कुछ होने लग जाता है और उनके ऊपर एक डीमन सवार होने लगता है, जिसे जो रिन था वो उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है तो सारे लोग उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि अब वो तुम्हारे फादर नहीं रहे, उसके अंदर एक डीमन आ चुका है। जिसपे वो फादर हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं ये लोग सच कह रहे हैं, मैं और कोई नहीं गॉड ऑफ डीमन सेतन हूँ, और सच कहूँ तो तुम मेरे बेटे हो बच्चे, तो तुम मुझे फादर कह सकते हो। और पूरा जो शरीर था फादर का वो नीली फ्लेम में जलना शुरू कर देता है। फिर अपने खून का यूज करते हुए सेतन जमीन में एक ऐसा डायमेंशन ऑन करता है जिसके अंदर से बहुत सारे जो मॉन्स्टर थे वो निकलना शुरू हो जाते हैं। उस चीज को देख के जो रिन था वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है? जिसपे सेतन बोलते हैं कि ये हमारे घर का दरवाजा है बेटे, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन रिन वहाँ पे जाना नहीं चाह रहा था, जिसपे जो सेतन थे वो उसके साथ जबरदस्ती करके उसे वहाँ पे ले जाने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर द गॉड ऑफ गैना का ब्लड है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो इस दुनिया की है, इसलिए तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। फिर जो सेतन था वो रिन को डायरेक्टली उस गेट के अंदर फेंक देता है और उसे बोलता है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने वाले हो, तुम डीमन के रूप में जन्म लोगे, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। इस चीज को देखते हुए जो फादर थे वो अपने शरीर पे कंट्रोल पाना शुरू करते हैं और उस टेलिस्मान का यूज करते हुए अपने शरीर में छेद कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सेतन था उनके बॉडी से कंट्रोल खोना छोड़ देता है और वो अपने पूरे शरीर को उसी गेट के अंदर डाल देते हैं। जिससे जो सेतन था वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम ट्राई कर रहे हो रिन को बचाने की, लेकिन अब वो गेट के अंदर जा चुका है, तुम अपनी जान देके भी उसे बचा नहीं पाओगे। देखते ही देखते जो फादर और रिन थे वो उस गेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और रिन नोटिस करता है कि जो फादर है वो भी अब मर चुके हैं। वो पुरानी समय याद करने लगता है कि किस तरीके से जो फादर थे वो उसको बहुत सारी चीजें सिखाया करते थे। इन सारी चीजों को याद करते हुए रिन उसी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसे देखते हुए उसके साथी बोलते हैं कि रिन तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या कहा था? लेकिन रिन बोलता है कि अभी
मरो मत ओल्ड मैन। और इसके बाद वो स्वॉर्ड को निकाल लेता है जिसकी लाइट बहुत ही ज्यादा एकदम ब्राइट होती है और स्वॉर्ड के निकालते ही एक नीली कलर की लाइट जलने लग जाती है जिसकी वजह से रिन पूरी तरीके से ब्लू फ्लेम से ढक जाता है और एक डीमन के रूप में बदलने लग जाता है और एक स्लैश के साथ ही जितने भी अगल बगल के डीमंस थे वो खत्म हो जाते हैं और वो गेट भी तबाह होने लग जाता है। तभी यहाँ पे सुबह हो जाती है और जो रिन था वो देखता है कि जो उसके फादर थे वो अब मर चुके हैं। उसी समय पे जो यूकियो था वो भी यहाँ पे आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फादर के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पे यूकियो, रिन और बाकी सारे लोग भी प्रेजेंट थे। सारे लोग इस फ्यूनरल को अटेंड करके यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन रिन वहाँ पे खड़े होके याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसके फादर उसे रखा करते थे और उनके यादों में वो उसी फोन को यूज करता है जिसको उसके फादर ने दिया था और उसके अंदर सिर्फ एक ही फोन नंबर था जिसे वो डायल कर देता है और उस फोन को जैसे ही वो डायल करता है तो उसके चारों तरफ से कुछ अजीब से लोग उसे घेर लेते हैं। उन सभी लोगों का एक लीडर रहता है जो कि रिन को बोलता है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान ब्रांच ऑफ टू क्रॉस नाइट ऑर्डर और तुम्हारे फादर मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। जिसपे रिन उनसे पूछता है कि आप भी एग्जोसिस्ट हैं, जिसपे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सारी चीजें जानता हूँ, तुम सेतन के बेटे हो। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पास बस दो ही चॉइसेस है, या तो तुम हमें मार दो या तो हम तुम्हें मार देंगे। जिसपे रिन बोलता है कि मैं कोई शैतान का बेटा नहीं हूँ, मेरे फादर सिर्फ एक ही थे, शिरियो फुजिमोटो। जिसपे वो आदमी बोलता है कि तो तुम भी यहाँ पे शैतान को मारना चाहते हो, और ये बोल के वो हंसना शुरू कर देता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग रिन को देखते हैं जो कि चर्च में से अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहा होता है और वो सोच रहा होता है मन में कि अब फादर नहीं रहे तो वो भी इस चर्च में नहीं रहेगा। बाहर निकलते हुए उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि आखिरकार यूकियो ने उससे कुछ भी सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिरकार फादर कैसे मरे। ये चीज उसके दिमाग में घूम ही रही होती है कि उतने में दो मेंबर उसे बोलते हैं कि रिन, ये चर्च के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जिसे सुन के रिन अच्छा फील करता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि आखिरकार यूकियो कहाँ है, सुबह से उसने उसे देखा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूकियो को देखते हैं जो कि फादर के ग्रेव के बाहर खड़ा होकर उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। फिर रिन अपने रास्ते पे निकल चुका होता है जहाँ पे रोड के तरफ से एक कार आके उसे ठोकने वाली होती है और रिन उससे बाल बाल बचता है और फिर बुरा वाला उस कार वाले को सुनाने लगता है। लेकिन उसके अंदर से मेफिस्टो निकलता है जो कि उसे बोलता है कि चलो मेरी ट्रू क्रॉस अकेडमी में, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा। रिन जैसे ही कार के अंदर बैठता है तो वो यूकियो को भी देखता है और यूकियो से बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए क्योंकि ट्रू क्रॉस अकेडमी बहुत ही ज्यादा बड़ी अकेडमी है। फिर जो मेफिस्टो था वो उसे ड्रेस पहनने के लिए कहता है और कार के अंदर ही वो उस ड्रेस को बदल लेता है। फिर इसके बाद जो रिन था वो ट्रू क्रॉस अकेडमी में पहुंच जाता है और वहां के उसे पता चलता है कि जो यूकियो है उसने अपने दम पे एंट्रेंस एग्जाम को टॉप किया था और उसका एडमिशन इस अकेडमी में हुआ था जहाँ पे वो उसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और उसके सारे जो भाषण है वो सारे लोग ध्यान से भी सुना करते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रिन था वो अपने क्लास से जैसे ही बाहर आता है तो वो नोटिस करता है कि कॉरिडोर में एक जो कुत्ता है वो उसको इशारा करते हुए उसका पीछा करने के लिए कह रहा है। तो रिन उसका पीछा करते हुए काफी दूर तक आ जाता है। फिर एक रोड के बाहर एक रोड लाइट के ऊपर वो कुत्ता खड़ा हो जाता है और फिर अपने आप को बदलते हुए मेफिस्टो में तब्दील हो जाता है, जिसे देख के रिन शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि आप सेफ शिफ्ट भी कर सकते हैं, आप किस तरीके के एक एग्जोसिस्ट हैं। जिसपे मेफिस्टो बोलता है कि पूरे एग्जोसिस्ट में मैं अकेला ऐसा हूँ जो सेफ शिफ्ट कर सकता है और तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जिसपे रिन बोलता है कि आखिरकार ये अकेडमी मुझे क्या सिखा सकती है। जिसपे वो बोलते हैं कि ये अकेडमी तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जोसिस्ट बना सकती है। और फिर जो मेफिस्टो था वो उसे एक चाबी भी देता है जो कि डायरेक्टली उस अकेडमी में ही जाके खुलेगी। अगर कहीं भी इस चाबी को यूज करेगा तो डायरेक्टली वो वहीं पे पहुंच जाएगा। और इस चीज को यूज करने के लिए जो रिन था वो ट्राई करता है इस चाबी को और सच में ये चाबी डायरेक्टली उसे उसके कॉलेज के कॉरिडोर में लेके आ जाती है, जिसे देख के रिन यकीन कर लेता है मेफिस्टो की बातों में। फिर जो मेफिस्टो था उसे उसके क्लासरूम के बाहर खड़े होते हुए बोलता है कि तुम्हें बस इतना करना है कि किसी को भी ये नहीं पता चलने देना है कि तुम सेतन के बेटे हो। इसके बाद जो मेफिस्टो था वो वापस से उसी कुत्ते में बदल जाता है। फिर रिन अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत जमा करता है और उस क्लासरूम में घुस जाता है जहाँ पे वो देखता है कि काफी कम बच्चे होते हैं लेकिन वो भी उसे घूर रहे होते हैं। जिससे रिन थोड़ा अपना हिम्मत जमा करता है और सारे लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है ओकुमुरा रिन, और चुपचाप अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। रिन मन में सोच रहा होता है कि इन सभी की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तभी जो मेफिस्टो वो भी रिन के बगल में आ जाते हैं और मेफिस्टो उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। उतने ही देर में जो इन सभी के क्लास टीचर थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और सरप्राइजिंगली इन सभी का जो क्लास टीचर था वो और कोई नहीं, असल में यूकियो ही होता है, रिन का छोटा भाई। यूकियो को क्लास टीचर देख के रिन एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया। इसलिए बीच क्लास में खड़े होके रिन यूकियो से पूछने लगता है कि यूकियो तुम यहाँ पे आखिरकार ट्रेनर कैसे बन गए, और वो भी इस डीमन स्कूल के। और ऐसे ही वो बहुत सारी सवालें उससे पूछने लग जाता है लेकिन यूकियो उसे कम्प्लीटली
इग्नोर कर देता है और चुपचाप अपना पढ़ाई चालू रखता है सबको पढ़ाने का। रिन को ये चीज से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसमें मेफिस्टो बताते हैं कि असल में तुम्हारा भाई एक एग्जोसिस्ट है और पिछले साल ही वो एक ग्रेजुएट हुआ है और वो पिछले 7 साल से ही एग्जोसिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। और तुम्हारा जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर भी बन चुका है, जैसे ही उसके मिशन एक्टिव होंगे तो वो अपने काम पे भी निकल जाएगा। रिन ये सारी चीजों को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसमें मेफिस्टो से बताते हैं कि तुम्हारा भाई जो है वो एकमात्र ऐसा एग्जोसिस्ट है जो इतनी कम उम्र में बन पाया है। ये सारी चीजों को सुन के रिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी बीच यूकियो सारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि किस तरीके से रिचुअल के दौरान आप लोग डीमंस को देख सकते हैं और इसके लिए तुम लोग को डीमन से कांटेक्ट करना होगा या फिर उससे कुछ घाव खाना होगा, तब जाकर तुम डीमन को देख पाते हो। इस चीज को सुन के जो रिन था वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और डायरेक्टली यूकियो के पास जाके उसे खींचते हुए बोलता है कि आखिरकार ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और ऐसे ही काफी सारे सवाल वो यूकियो से पूछने लग जाता है। ये देख के जो यूकियो था फाइनली सारे बच्चों को बोलता है कि आप सभी बाहर जा सकते हैं, मुझे बातें करनी है। सारे बच्चों के बाहर जाते ही यूकियो रिन को बोलता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक डीमन हो। तो ये चीज सुनकर रिन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि अगर तुम्हें बचपन से ही ये चीज के बारे में पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और इसमें थोड़ा जो रिन था वो यूकियो से झड़प भी करने लग जाता है, जिसमें गलती से जो यूकियो का टेस्ट ट्यूब था उसके हाथ से लगते हुए जमीन पे गिर जाता है और उसके अंदर असल में डीमन का ब्लड था। और जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो इसकी वजह से ही कुछ जो डीमंस थे वो वहाँ पे समन हो जाते हैं। लेकिन उन सारे डीमंस को देखते ही जो यूकियो था वो अपने पास से गन निकाल कर उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है। और उन डीमंस को मारते मारते ही जो यूकियो था वो रिन को जवाब देता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं डीमंस और इन सभी चीज के बारे में, क्योंकि मेरी नजरों में तुम भी एक डीमन ही हो। तुम मेरी नजर में सच में एक बहुत ही बड़ी समस्या हो और मेरी बात सच निकल रही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही जो हमारे डैड है वो असल में मारे गए हैं। तुम्हें पता है कि इस पूरी दुनिया में हमारे जो डैड है वही सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट थे और शैतान चाह के भी उनके ऊपर कभी भी काबू नहीं कर पाता अगर तुमने उनसे वो वर्ड नहीं बोला होता। असल में तुमने ही उनसे इतनी ज्यादा कड़वी बातें की जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया। इसी वजह से जो डैड थे वो थोड़े कमजोर हुए और शैतान ने उनके ऊपर काबू कर लिया। तुम्हारी वजह से हमारे डैड मारे गए हैं। और ये सारी चीजों को सुन के जो रिन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी तलवार को निकाल लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ से वो ब्लू फ्लेम से घिर जाता है। और इस फॉर्म में आने के बाद वो डायरेक्टली यूकियो पे अटैक कर देता है। लेकिन ऐसा यूकियो को लग रहा था, असल में यूकियो के पीछे डीमन पे सीधा जाके अटैक करता है और फिर वो उसे मारने के बाद बोलता है कि तुम मेरे भाई हो यूकियो, मैं तुम पे अपनी जिंदगी में भी कभी भी हमला नहीं कर सकता। और बात रही हमारे डैड की, तो मैं उनका बदला लेने के लिए वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जोसिस्ट बन के रहूंगा और उसके बाद डीमन लॉर्ड शैतान से आमने सामने बैठ के उनकी मौत का बदला लूंगा। जिसे सुनकर यूकियो बोलता है कि मेरा भी यही सपना है भाई। इसके बाद जो यूकियो था वो सारे बच्चों को क्लासरूम में वापस से बुला लेता है, लेकिन सारे जो बच्चे थे वो क्लासरूम में आते हैं तो वो काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि क्लासरूम का हालत बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक था। फिर रात हो जाती है, जहाँ पे क्लासरूम खत्म होने के बाद जो रिन था वो अपने कमरे में आ रहा होता है, जिसका पीछा करते हुए यूकियो भी उसके पीछे आ जाता है। जिसे देख के रिन बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे यूकियो बोलता है कि तुम असल में डीमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो तो किसी को तो तुम पे नजर रखनी ही होगी ना। इसका मतलब ये था कि जो यूकियो है वो रिन के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक गार्डन को देखते हैं, जहाँ पे एक लड़की अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठी होती है। उसकी ग्रैंड माँ उसे एक गार्डन के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे दुनिया भर के पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, जिसका नाम है अमराहा। और उस गार्डन का नाम सुन के ये जो बच्ची थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा रिन एक मांगा को पढ़ के इमोशनल हो रहा होता है और रोते रोते वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उतने पे जो यूकियो था वो वहाँ पे आके उससे मांगा छीन लेता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ और पढ़ने के लिए कहा था, क्या तुमने वो पढ़ा। जिसपे रिन बोलता है कि हाँ, तुमने जो चीज मुझे रखने के लिए दी थी मैंने रख ली है, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। जिसपे यूकियो बोलता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ समझता नहीं, तुम बेवकूफ असल में हो, मैंने तुम्हें ये किताब पढ़ने के लिए दी थी ना कि रखने के लिए। जिसपे रिन उसे बोलता है कि तुम मेरे से बड़े नहीं हो, ठीक है, तो मेरे बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। जिसपे यूकियो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द तैयारी कर लो, क्योंकि कुछ समय में ही एग्जाम आने वाले एग्जोसिस्ट की, तुम उसमें फेल ना हो जाओ। इसके बाद जो यूकियो था वो अपनी वर्दी पहन के एग्जोसिस्ट के काम पे जा रहा होता है, जहाँ पे रिन उसे देखते हुए एक्साइटेड हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम अपने काम पे जा रहे हो ना, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो, मुझे वहाँ पे बहुत सारी सीखने को चीजें मिल सकती हैं। लेकिन यूकियो मान नहीं रहा होता है, जिस पे रिन उससे बहुत ही ज्यादा जिद करता है, तो लास्ट में यूकियो को हारना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम से निकल जाते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद जो यूकियो था वो रिन को बोलता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और इस जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। जिसपे जो रिन था वो गुस्सा हो जाता है कि ये मेरे से बड़ा भाई है या फिर मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था और यूकियो वहाँ से चले जाता है। लेकिन फिर उसके जाते ही जो रिन था उससे रहा नहीं जाता है और वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। उसी बीच
बीच वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वो उसी बच्ची को देखता है जिसे हमने इस समय बहुत ही स्टार्टिंग में देखा था। तो उसे देखने के बाद जो रिन था वो उससे मिलना चाहता था और वो उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो गेट था वो डीमन प्रोटेक्टेड था, इसलिए उसके टच करते ही उसे एक जोरदार झटका देता है। लेकिन इसकी वजह से वो जो गेट था वो टूट भी जाता है। गेट को इस तरीके से टूटते हुए देखकर जो बच्ची थी वो डर जाती है और वो बोलती है कि अगर ये गेट टूटा है तो इसका मतलब ये लड़का पक्का डीमन ही होगा, और वो डर के मारे यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो बच्ची थी वो भागने का ट्राई तो करती है, लेकिन अपने हाथों से वो भाग नहीं पाती है क्योंकि उस बच्ची के पैर जो थे वो किसी बीमारी की वजह से खराब थे। दूसरी तरफ हम लोग यूकियो को देखते हैं जो कि उसी बच्ची की मदर से बात कर रहा होता है, जिसपे उसकी मदर बोलती है कि दिन प्रतिदिन मेरी जो बच्ची है उसकी हालत खराब होते जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही मर जाएगी। दूसरी तरफ जो बच्ची थी जिसका नाम शैमी है उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है रिन से, क्योंकि जो रिन था उसने बता दिया था कि वो कोई बुरा डीमन नहीं है, जिसपे जो शैमी थी वो उससे माफी मांगती है उसकी गलती के लिए और रिन भी उसे माफ कर देता है और इन दोनों में हाथ मिला के दोस्ती हो जाती है। और उस बच्ची से हाथ मिलाते हुए जो रिन था वो मन में सोच रहा होता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझसे हाथ मिलाया है, भले ही वो लड़की बहुत ही छोटी है मेरे से और मेरी बहन की उम्र की है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। इन दोनों की बातें चली रही होती है कि उसी बीच जो यूकियो था और जो शैमी की मदर थी वो भी वहाँ पे आ जाती है, जिसपे यूकियो रिन को कहता है कि मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए मना किया था ना। जिसपे शैमी की मदर यूकियो से बोलती है कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो जिसने हमारे इस गेट को तोड़ दिया है। जिसपे जो यूकियो था वो बोलता है कि हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा भाई है, और वो थोड़ा बहुत रिन की और भी बेइज्जती करता है। इसके बाद वो सीधा शैमी के पैर चेक करने लग जाता है। इस चीज को देख के जो यूकियो था वो बोलता है कि जो शैमी का पैर है वो कोई नॉर्मल बीमारी से खराब नहीं हुआ है, इस पे किसी भी तगड़े से डीमन ने कर्स लगाया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोई डीमन उतना बड़ा डीमन तो नहीं है, लेकिन ये पक्का शैमी के आसपास ही रहता है, जिसकी वजह से वो इतने बगल से ही शैमी के पैर को खराब कर पा रहा है। और मेरे हिसाब से वो यहीं कहीं इस बागीचे में ही होगा, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। जिसे सुन के जो शैमी की मदर थी वो बोलती है कि मुझे लगा ही था ये सारी चीजें तुम्हारी दादी की इस गार्डन की वजह से ही हो रही है शैमी। लेकिन जो शैमी थी वो अपनी दादी माँ के बारे में बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी और वो बोलती है कि दादी माँ की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उसका जो शरीर था वो बहुत ही कमजोर था, इसलिए वो इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जो शैमी की मदर थी वो रिन और यूकियो को बताती है कि उसकी दादी माँ के डेथ के बाद शैमी ऐसी हो गई, चिड़चिड़ी सी, ना वो स्कूल जाती और ना ही वो कुछ और करती, वो बस पूरा दिन गार्डन में ही बिताने लगी। दूसरी तरफ जो शैमी थी वो नींद में सपना देख रही होती है कि जब उसकी दादी माँ डेथ की थी तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार गार्डन को कैसे संभाला जाता है। उसी बीच एक फ्लावर उससे बात करने लगा, जहाँ पे वो शैमी को बोलता है कि मैं तुम्हारे जो गार्डन है उसको हरा भरा करने में हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बस यहीं पे रहने देना होगा शैमी। और दादी माँ के गार्डन को बचाने के लिए बिना सोचे समझे शैमी ने उस फूल से सौदा कर लिया। इसी बीच जो शैमी थी उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोलती है कि मुझे गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देना है, और वो रात में ही चली जाती है पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। तभी रात में जो रिन था वो भी वहाँ पे आ जाता है और रिन उसे बोलता है कि तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारी बहुत ही चिंता करती है शैमी, ना ही तुम स्कूल जाती हो ना ही अपने दोस्तों के साथ खेलती हो। जिस चीज को सुन के जो शैमी थी वो इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि अगर मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ, क्योंकि अगर मैं गार्डन को छोड़ देती हूँ तो ये पहले की तरह बहुत ही खराब हो जाएगा और इस गार्डन से मेरी दादी माँ की यादें जुड़ी हुई है। जिसे सुन के जो रिन था वो गुस्सा हो जाता है और वो शैमी की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी दादी माँ भी यही चाहती थी क्या कि अगर तुम यहाँ रहो तो सिर्फ उनके ही यादों में खोई रहो और कभी स्कूल भी ना जाओ और नॉर्मल लाइफ ना जियो। रिन के इन कड़वे भाषण को सुन के जो शैमी थी उसको रियलाइज होता है कि हाँ, वो जो अभी कर रही है वो एकदम गलत कर रही है, अगर उसकी दादी यहाँ पे होती तो वो भी ऐसा नहीं चाहती। ये सारी बातों को सुन के जो शैमी थी वो रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो यूकियो था वो भी आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना शैमी, लेकिन शैमी कुछ कह पाती कि तभी जो प्लांट डीमन था वो आके शैमी को जकड़ लेता है और पूरी तरीके से शैमी को एक पौधे में तब्दील कर देता है और बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो शैमी। इस प्लांट डीमन को देख के जो यूकियो था वो रिन को बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है इस प्लांट डीमन को हराने के लिए। जिसे देख के जो रिन था वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, आखिरकार छोटे भाई को बड़े भाई की जरूरत पड़ी गई। और ऐसा बोलकर वो डायरेक्टली अपने तलवार को निकाल लेता है और एक डीमन फॉर्म में आ जाता है और वो सीधा उस प्लांट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन जो प्लांट डीमन था थोड़ा समझदार था, वो शैमी को एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा होता है ताकि ये लोग डायरेक्टली उसके ऊपर हमला न कर पाए, और इसी कारणवश जो रिन था वो उस प्लांट डीमन के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जो यूकियो था बिना सोचे समझे शैमी को शूट कर देता है। शैमी को इस तरीके से शूट होते हुए देख के जो डीमन था वो शैमी को तुरंत ही छोड़ देता है और जैसे ये चीज होता है तो जो रिन था वो प्लांट डीमन को सीधा बीचों बीच काट देता है। इन सारे चीजों को देख के जो रिन था वो यूकियो से पूछता है कि आखिरकार तुमने छोटी सी बच्ची पे गोली कैसे चला दी, जिसको सुन के यूकियो बोलता है कि मैंने बस प्लांट डीमन को डराने के लिए शैमी के ऊपर शूट किया था, वैसे भी जो मेरे बुलेट्स थे वो नकली बुलेट्स थे। इसी बीच जो शैमी की मदर थी वो भी यहाँ पे आ जाती है और शैमी सीधा अपनी मदर से जाके गले मिल लेती है।
फिर अगले सीन में हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा होता है कि किस तरीके से वो शेमी को बचा रहा होता है बहुत सारे गॉब्लिन अटैक से, लेकिन उसका नींद क्लास के बीच में खुल जाता है। उसका रियलाइज होता है कि पीछे जो उसका एक क्लासमेट है जिसका नाम रियूजी सुगुरो है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, लेकिन रिन को वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इसी तरीके से लगातार टीचर्स आते रहते हैं क्लास में इन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, लेकिन रिन बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और आराम से झपकी ले रहा होता है। फिर एट लास्ट जो यूकियो था वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो पिछले जो क्लास में उन्होंने एग्जामिनेशन लिया था उसका रिजल्ट लेके आया था, जिसको देखते ही जो रिन था उसे ऐसा लगता है कि उसके तो मार्क्स बहुत ही ज्यादा आए होंगे, लेकिन जो शेमी थी वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। जिसे रिन उससे उसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी फैमिली हमेशा से एग्जॉसिस्ट से घिरी हुई रहती है, इसलिए उसे बहुत ही अच्छे से बहुत सारी बातें पता है, तो उसके लिए ये जो एग्जाम था बहुत ही ईजी रह रहा था। लेकिन उसको जैसे ही पेपर मिलता है तो उसके मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं होते हैं, तो रिन थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है। जिसपे जब यूकियो रिन का पेपर उसे देता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बस 2 ही मार्क्स मिले हैं, तो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। उतने में फिर बारी आती है उसी लड़के की जिसका नाम रियूजी था और उसको पेपर में सबसे ज्यादा 98 मार्क्स मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से रिन की जल जाती है और वो यूकियो से पूछता है कि इसको इतने मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। जिसपे जो रियूजी था उसे चिल्लाते हुए बोलता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ एग्जॉसिस्ट बनने के लिए, ना कि तुम्हारी तरह। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने एग्जाम देके इस कॉलेज में एडमिशन पाया है, तुम्हारी तरह पहचान लगा के नहीं, इसलिए वो लोग तुमसे लाख गुना ज्यादा सीरियस है एग्जॉसिस्ट बनने के लिए। तुम तो बिल्कुल भी मुझे सीरियस नहीं लगते, इसलिए चुपचाप इस एडमिशन को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ पंक। तो इतनी बेइज्जती सुन के इन दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है और लोग इनका झगड़ा छुड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यूकियो था वो रिन को इसकी स्टोरी समझा रहा होता है कि किस तरीके से जो रियूजी है उसी की तरह एक प्रोडिजी है और वो अपने टेम्पल से यहाँ पे स्कॉलरशिप के तौर पे लेके आया एडमिशन, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है एग्जॉसिस्ट बनने के लिए। लेकिन उसकी बातों का तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। यहाँ जो यूकियो था वो सेमी को भी देख के खुश होता है कि वो अब घुल मिल के यहाँ सबके साथ रहने लग गई है और फिर इन दोनों को ऑल द बेस्ट बोल के यहाँ से चले जाता है। यूकियो के जाते ही जो शेमी थी वो बात करने लग जाती है रिन से। उसी बातों बातों में शेमी रिन को कुछ बोलना चाह रही होती है और देखने से लग रहा होता है कि यहाँ जो शेमी है थोड़ा बहुत रिन को पसंद करने लग गई है। लेकिन उतने में ही जो रियूजी था वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आते हुए रिन का मजाक उड़ाने लग जाता है और उससे पूछता है कि देखो यहाँ पे 2 प्यार करने वाले पंछी आपस में क्या कर रहे हैं, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पे रिन मना कर देता है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी ये दोस्त है? जिस पे रिन भी मना कर देता है। इस चीज को सुन के जो शेमी थी उसका दिल टूट जाता है। उतने में फिर से जो रिन और रियूजी थे उन दोनों के बीच में फिर से बहस छूट जाती है और दूर खड़े ये तीनों लोग देखते हुए बोल रहे होते कि ये लोग एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इनका टास्क दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेंढक रियूजी और रिन के पीछे दौड़ रहा होता है और ये दोनों ही उससे डर के भाग रहे होते हैं। लेकिन जो रियूजी के दोस्त थे वो ये रिन की स्पीड को देख के शॉक थे, क्योंकि जो रियूजी था वो तो एक प्रोडिजी था लेकिन रिन उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था और ये चीज रियूजी से सही नहीं जाती। इसी वजह से वो रिन को एक जोरदार लात दे देता है जिसकी वजह से रिन दूर जाके गिरता है। इसी बीच जो डीमन मेंढक था वो रियूजी को पीछे से खाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थे वो रियूजी को बचा लेते हैं और फिर उसको डांट मारने लगते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, सारे टीचर तुम्हें पसंद करते हैं, तो इस तरीके की बहस में क्यों पढ़ रहे हो तुम? जिसमें रियूजी बोलता है कि आप रिन को क्यों नहीं डांटते? तो बताते हैं कि डायरेक्टर ने हमें बोला है कि वो एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं डांट सकते। दूसरी तरफ जो रिन था वो रियूजी के दोस्तों से बात कर रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है कि रियूजी का भी मेन एक ही गोल है कि वो सेतन को हरा सके, जिसपे रिन भी बहुत ही खुश होता है सोच के। फिर वो दोनों बताते हैं कि उनका जो चर्च था जो कि ब्लू नाइट के दौरान तबाह हो गया था उस चीज का भी रियूजी को बदला लेना है, लेकिन रिन को ब्लू नाइट के बारे में पता ही नहीं होता है। तो वो दोनों इस चीज को जान के शॉक्ड होते हैं और उसे ब्लू नाइट के बारे में बताने लगते हैं कि किस तरीके से ब्लू नाइट 16 साल पहले हुआ था और उस समय काफी सारे जो एग्जॉसिस्ट थे वो एक साथ खड़े हुए थे शैतान को हराने के लिए, लेकिन अचानक से उन सभी के शरीर में से खून निकलने लगा और पूरे शरीर में ब्लू कलर की फ्लेम जलने लगी। ये उसी समय की बात हो रही है जो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। उस इंसिडेंट के दौरान सिर्फ इनके चर्च के जो फादर थे वो बच पाए थे और वो वहाँ से चले गए। उस समय से ही वो चर्च को श्रापित कहने लग गया और वहाँ कोई अब नहीं रहता और दरअसल हम तीनों ही उस टेम्पल को रीबिल्ड करना चाहते हैं। इसी वजह से जो रियूजी है वो सेतन को हराना चाहता है। फिर जो इन सभी के इंस्ट्रक्टर रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक कॉल आता है जिसकी वजह से वो उनको यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो बोल के जाते हैं कि कोई भी इस ग्राउंड के अंदर नहीं कूदेगा जहाँ बहुत सारे डीमन मेंढक है। उनके जाते ही जो रियूजी था वो फिर से रिन से बहस करने लगता है और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बाकियों की तरह हो, एक अमीर घर के बिगड़ैल औलाद, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं कोई भी ज्यादा लेता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम भी उन सब की तरह हो। ये चीज को देख के जो रिन था
वो बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, मेरा भी गोल तुम्हारी ही तरह है, मैं भी सेतन को हराना चाहता हूँ। जिस पे ryuji बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे सीरियस क्यों नहीं दिखते। तो रिन उसे बोलता है कि मैं साबित करने के लिए क्या करूँ, तुम ही बताओ। जिस पे ryuji बोलता है एक काम कर सकते हो, तुम चुपचाप उस डीमन मेंढक को छू के आ जाओ बिना हमला किए, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ही बहादुर हो। लेकिन रिन मना कर देता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने जान को सेतन को मारने से पहले ही खतरा में डाल दे। जिस पे ryuji उसे प्रोवोक करता है ये बोलते हुए कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरपोक हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है ryuji का, जहाँ पे बचपन में जब उसके चर्च को श्रापित घोषित कर दिया गया था तो सारे लोग उनके फादर से डर के भागा करते थे और सभी लोग जो ryuji था उसे भी एक श्रापित बच्चा ही मानते थे। लेकिन इन सारे ह्यूमिलिएशन की वजह से भी जो उसके फादर थे वो कभी भी हंसना नहीं छोड़े और उसे बोले कि तुम अगर चाहो तो बेटा हमसे दूर जा सकते हो, तुम्हें हमारे साथ रह के कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी समय ryuji ने कसम खाया था कि वो इतना ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट बनेगा जो कि सेतन को हरा दे और उनके चर्च को फिर से बिल्ड करके रहेगा। फिर हमें सीन रियल समय का दिखाया जाता है जहाँ पे ryuji रिन को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और इतना बोलते ही वो उस डीमन मेंढक के सामने कूद जाता है और वहाँ जाते हुए बोलता है उसको कि मैं शैतान को हरा के रहूंगा। इतना सुनते ही जो लड़कियां थी वो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है, लेकिन जो डीमन मेंढक था वो गुस्सा हो जाता है और उसको खाने के लिए दौड़ जाता है। लेकिन सही समय पे जो रिन था वो बीच में आ जाता है और जब तक वो जो मेंढक था रिन को काटता ही वो उसकी आंखों में देख लेता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और वहीं पे रुक जाता है। और फिर उसके बाद ryuji को रिन बोलता है कि तुम सच में बहुत ही बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही वो इंसान बनूंगा जो कि सेतन को मारेगा, तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। इतने में इन दोनों के बीच में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यूकियो को दिखाया जाता है जो कि फोन पे किसी को बता रहा होता है कि सब हमारे कंट्रोल में है, उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हमें मेफिस्टो को दिखाया जाता है जो कि आराम से एक ऊंचाई सी जगह पे खड़ा होता है। तभी उसका भाई भी वहाँ पे आ जाता है, जिससे मेफिस्टो पूछता है कि अब मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है। जिसपे वो बताता है कि गहना में सब कुछ पहले की तरह है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही एशिया पर अटैक करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जिसपे मेफिस्टो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ और भी कहने के लिए है। जिसपे उसका छोटा भाई कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप गहना में कब आएंगे। जिसपे मेफिस्टो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मेरे छोटे भाई, मेरे पास अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए। उसके जाते ही मेफिस्टो बोलता है कि मैं यही रहने वाला हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा क्योंकि गेम तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिन किताबों को पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ryuji आता है और वो शर्माते हुए उसकी जान बचाने के लिए रिन को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें सेमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से एकेडमी जाने के लिए निकल रही होती है। रास्ते में उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा जाता है उस एकेडमी में, तुमने दोस्त बनाए हैं या फिर नहीं। लेकिन सेमी अपनी मदर को इग्नोर कर देती है और चुपचाप बाहर आ जाती है। बाहर निकलते हुए मन में सोच रही होती है कि क्या मैं कभी दोस्त बना भी पाऊंगी, और उसी समय के बात को याद करने लगती है कि किस तरीके से रिन ने उसके दोस्त होने से इनकार कर दिया था। और इस चीज को सोचते हुए वो रोना शुरू कर देती है, लेकिन फिर वो अपने अंदर हिम्मत जमा करती है और बोलती है कि नहीं, मैं दोस्त बना के रहूंगी। और इतना बोलते ही वो एकेडमी में आते हुए कुछ दोस्त बनाने का ट्राई करने लगती है। स्टार्टिंग में उसे 2 लड़कियां मिलती है जिसे वो दोस्ती करने का ट्राई करती है, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाती है। तभी वहाँ रिन आ जाता है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग आराम से बैठे होते हैं। तभी यूकियो आ जाता है और इन सभी को बताता है कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा एक एग्जाम रखा जाएगा और उसके लिए तुम्हें एक फॉर्म सबमिट करना होगा। और इतना बोलते ही सारे लोगों में फॉर्म बांटना शुरू कर देता है। उस फॉर्म को भरते हुए रिन को समझ में आता है कि यहाँ उन्हें एक टाइटल भी भरना है, लेकिन रिन को कोई भी टाइटल दिमाग में आ नहीं रहा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली ryuji से मदद मांगने चला जाता है। और वो पूछता है ryuji से कि क्या तुम्हें पता है कि मास्टर क्या होता है। ये तीनों सबसे पहले हैरान होते हैं कि रिन को इतना ही नहीं पता कि मास्टर क्या होता है, और ryuji उसे डायरेक्टली बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता और तुम एग्जॉर्सिस्ट बनने आ गए हो। फिर जो टकला दोस्त रहता है वो रिन को बताता है कि मास्टर एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है जो कि तुम्हें एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए बहुत ही जरूरी है, और तुम्हारे स्किल के हिसाब से तुम्हारा एक टाइटल बनेगा। यहाँ पे लॉजिकली 5 टाइप के टाइटल मिलते हैं, पहला ड्रैगून, डॉक्टर, एरिया, टेमर और नाइट। और इन सब के फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, और अगर तुम्हारा टाइटल इन 5 में से एक है तो तुम पक्का जाके एग्जॉर्सिस्ट बनोगे। फिर रिन इन सभी से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग किस चीज के लिए टारगेट कर रहे हो, जिसपे ryuji का बारे में पता चलता है कि वो ड्रैगून और आर्या दोनों के लिए ट्राई करने वाला है। रिन भी थोड़ा समझ नहीं पाता है कि आखिरकार उसे किस पे फोकस करना चाहिए। रिन को इतना ज्यादा बेवकूफी वाला हरकत करते हुए देख के जो ryuji था उसे बोलता है कि तुम बकलोल तो नहीं हो, तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है तो तुम डायरेक्टली नाइट बन सकते हो। इतना बोलते ही रिन के दिमाग में आ जाता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद हमें इनका अगला क्लास दिखाया जाता है जहाँ पे इनका टीचर इन्हें डीमन समन करना सिखा रहा होता है। इतना बोलते ही उनके टीचर उस मैजिक सर्कल के ऊपर अपना ब्लड डालते हैं, जिससे एक डीमन ज़ॉम्बी डॉग वहाँ पे प्रकट हो जाता है। फिर इसके बाद जो उनके टीचर थे वो उन सभी को समनिंग मैजिक करने के लिए कुछ कुछ पेपर्स दे देते हैं। फिर ये सारे लोग अपना समनिंग मैजिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें से इनकी जो एक लड़की थी इजोमो नाम की, वो सबसे पहले अपना ब्लड डालती है, जिसके वजह से 2 डीमन फॉक्स यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं। इसे देख के जो शेमी थी वो भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी समनिंग मैजिक करती है, और उसके ऐसा करते ही एक प्लांट डीमन छोटा सा वो समन में आ जाता है। इतना देखने पे ही जो टीचर थे वो
बोलते हैं कि चलो हमारे पास 2 टेमर्स आ चुके हैं और अब हम जान चुके हैं कि कौन लोग टेमर बनेंगे और बाकी सारे कौन। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुम अपने किसी भी डीमन को टेम करते हो तो तुम्हारे अंदर विल पावर बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा विल पावर कमजोर हुआ तो तुम्हारा डीमन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और वो तुम पे ही हमला कर देगा। फिर क्लास खत्म हो जाती है और जो शेमी थी वो इजुमो के पीछे भाग रही होती है। जो इजुमो थी वो बहुत ही इरिटेट हो रही होती है उससे, लेकिन लास्ट में वो पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिसपे शेमी बोलती है मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। जिसपे इजुमो थोड़ा स्माइल करती है और उसे बोलती है ठीक है तो चलो आज से हम लोग दोस्त हैं, और इतना बोलते ही अपना जो पर्स था उसको थमा देती है। शेमी उससे पूछती है कि ये क्या कर रही हो, जिसपे इजुमो बोलती है कि हम तो दोस्त है ना, तो दोस्त तो थोड़ा दोस्तों की हेल्प करते हैं ना, तो तुम अब से मेरा बैग उठाओगी। तो शेमी इस चीज को सुन के खुश होते हुए इसका बैग उठाने के लिए तैयार हो जाती है। इजुमो ने एक तरीके से अपना दोस्त बोलते हुए शेमी को अपना नौकर बना लिया होता है और दूर खड़ा रिन इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो मन में सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है, शेमी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि वो एक तरह से इजुमो की नौकर हो। इसके बाद जो इजुमो थी वो डेली शेमी को अपना सारा काम करने के लिए बोलने लग जाती है और शेमी दोस्ती के नाते उसके सारे काम कंप्लीट कर रही होती है। फिर एक समय पे जो यूकियो था वो सारे बच्चों को उनके हॉस्टल के पास कुछ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है, जहाँ पे सारे बच्चे आते हैं और वो देख के शॉक्ड रहते हैं कि किस तरीके से जो रिन और यूकियो है वो एक हॉन्टेड से हॉस्टल में रहते हैं। अंदर जाते ही जो यूकियो था उन सभी को कुछ पेपर दे देता है लिखने के लिए। उस चीज को कंप्लीट करते ही जो इजुमो थी अपनी दोस्त के साथ हॉट शावर लेने के लिए जा रही होती है और शेमी भी उनके पीछे जाती है, लेकिन इजुमो चिड़चिड़ाते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, चुपचाप मेरे लिए हॉट मिल्क लेने चली जाओ। शेमी को बुरा तो लगता है लेकिन वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाती है। बीच में जो रिन था वो वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि ये क्या कर रही हो शेमी, लेकिन शेमी उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तो रिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से नौकरों की तरह बर्ताव करने का जरूरत नहीं है। जिसमें शेमी बोलती है कि मैं उनकी कोई नौकर नहीं बन रही हूँ, मैं तो उनकी दोस्त हूँ और दोस्त तो एक दूसरे का मदद करते ही हैं। जिसपे रिन बोलता है कि तुम्हें सच में ये लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। जिसपे शेमी बोलती है कि मैं तो बस चाहती हूँ कि कुछ मेरे दोस्त बन जाए और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी की पहली दोस्त इजुमो ही है जो कि मेरे पहली दोस्त बनी है, और तुम तो इस चीज को दर्द बिल्कुल भी नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं और तुम स्ट्रांग भी हो। और इतना बोलते ही जो शेमी थी वो भाग जाती है और रिन उसका पीछा करते रह जाता है। दूसरी तरफ जो इजुमो की दोस्त थी वो उसे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो शेमी के साथ। जिसपे इजुमो बोलती है कि मैं उसे अपना दोस्त नहीं मानती, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी इसलिए मैंने उसे अपना नौकर बना लिया, लेकिन तुम्हारी बात एकदम अलग है, तुम बचपन से ही मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रही हो। फिर हमें इजुमो का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स में इजुमो को बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था क्योंकि वो एकलौती ऐसी बच्ची थी जो कि डीमंस को देख सकती थी, लेकिन जो इसकी दोस्त थी वो इसके ऊपर पूरा भरोसा रखती थी और इसकी बहुत ही मदद किया करती थी। और इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि ये लोग इस एकेडमी तक आ गए। लेकिन आज इस रियलिटी में जो इसकी दोस्ती उसके सामने खुलासा करती है कि वो इस एकेडमी में अब रहना नहीं चाहती क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट है और ये उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रही है। ये बातों के बीच में ही जो पाको थी इजुमो की दोस्त, उसके ऊपर एक ब्लड गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर एक डीमन था जो कि दोनों के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों की चीख दूर तक सुनाई देती है और शेमी भी इस चीख को सुन लेती है। दूसरी तरफ जो इजुमो थी वो अपने डीमन फॉक्स को यहाँ समन कर लेती है उस डीमन से लड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी पाको दोस्त बहुत ही चोटिल थी तो इजुमो कमजोर हो जाती है। इस वजह से उसके डीमन से कंट्रोल उसका छूट जाता है और उस पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन सही समय पे जो रिन था वो वहाँ पे आ जाता है और उसके डीमंस को बुरी तरीके से मारता है और फिर इजुमो को बोलता है कि वो समनिंग कागज को फाड़ दे। तो इजुमो ऐसा ही करती है और उसके समन फॉक्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि किस तरीके से इस डीमन से लड़े क्योंकि वो फुल पावर का इजुमो के सामने यूज नहीं कर सकता वरना उसका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा। उसी समय पे सेमी यहाँ पे आ जाती है जो कि पाको को इस हालत में देखते हुए उसकी तरफ चली जाती है और मौका मिलते ही जो रिन था वो अपने मुक्का मुक्की से उस डीमन को भगाने लग जाता है। फिर शेमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसका जो प्लांट डीमन था वो उसके लिए एक जबरदस्त जड़ी बूटी निकाल के देता है और जड़ी बूटी का यूज करते हुए शेमी पाको को हील करने लग जाती है। दूसरी तरफ जो रिन था वो उस डीमन से बहुत ही मार खा रहा होता है। वो डीमन लगातार उसे यंग मास्टर कह रहा होता है और उसे सॉरी कह रहा होता है क्योंकि दरअसल वो किसी और के कंट्रोल में होता है। अपने आप को इतना बुरी तरीके से पीटते हुए देख के जो रिन था वो कंट्रोल खोने वाला होता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है, लेकिन सही समय पे यूकियो यहाँ आ जाता है और एक गोली मार के उस डीमन को गायब कर देता है। शेमी फिर बताती है कि पाको ठीक है, उसने उसका इलाज कर दिया है। फिर रिन इजुमो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे इजुमो रोते हुए बोल रही होती है कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, मैं तो अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई। तभी जो रिन था वो अपनी टी शर्ट उतार के उसे पहनने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ हम लोग उस डीमन को देखते हैं जो कि चलते हुए सीधा उनके टीचर के पास आ जाता है जो कि इन्हें समनिंग मैजिक सिखा रहा था और उनके टीचर ही इस डीमन को कंट्रोल कर रहे थे। शायद से कुछ ना कुछ यहाँ पे टीचर का प्लान होगा।
नेक्स्ट सीन में जो इज़ोमो थी वो नींद से डरते हुए उठती है और उसे कुछ बुरा सपना आया हुआ था। फिर वो नींद से उठते हुए सीधा अपने कमरे से नीचे जाती है, जहाँ वो सीधा रिन से मिलती है और रिन को बोलती है कि कल रात जो भी हुआ था प्लीज वो किसी को भी मत बताना कि मैं किस तरीके से रोने लगी थी। जिसपे रिन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो इस चीज से खुश होते हुए जो इज़ोमो थी वो उसको उसका टी शर्ट वापस करती है जो कि उसने धो दिया था, और रिन भी इस चीज को देख के खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जो यूकियो था वो भी आ चुका था और वो सीधा पाकू के पास जाके उसको कुछ दवाई देने लग जाता है, जहाँ रिन भी उससे पूछता है कि तुम्हें पता चला कि आखिरकार वो हमला किसने करवाया था। जिसपे यूकियो बोलता है कि अभी हम उस पे थोड़ा बहुत और भी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं। फिर हमें इज़ोमो और पाकू का बात दिखाया जाता है, जहाँ पे पाकू इज़ोमो को बोलती है कि अब मैं ये जो इंस्टीट्यूशन है उसे छोड़ रही हूँ। जिसपे इज़ोमो उससे सॉरी बोलती है उसे फोर्स करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से। जिसपे पाकू बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी स्कूल चेंज कर लेने से हमारी दोस्ती में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो कि पक्का आने वाला है। दूसरी तरफ जो रिन था वो छत पे लेटे लेटे हुए उसी बात को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जो कल रात के समय डीमन आया था वो उससे माफी मांग रहा था कि वो किसी और के कंट्रोल में है, इसलिए वो उनपे हमला कर रहा है। और इससे रिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी तक उसे कल्प्रिट के बारे में पता नहीं चला है। उतने में ही वहाँ पे जो शेमी थी वो भी आ जाती है और इन दोनों का सर टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों जो बेडशीट थे उसे सुखाने का काम करते हैं, जहाँ पे रिन उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो शेमी बताती है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तुम जैसे एग्जोसिस्ट बन के लोगों की हेल्प करोगे, मैं ऐसे ही हेल्प करना चाहती हूँ लोगों की। फिर हमें इनके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनकी एक नई टीचर आई हुई थी जो कि इज़ोमो से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन इज़ोमो को उसके आंसर नहीं पता थे। तो रियूजी से उसके आंसर्स पूछती है, तो रियूजी लगातार सारे हार्ड आंसर्स का भी सवाल का जवाब दे देता है, जिसे देख के जो रिन और इज़ोमो थे वो भी शॉक रह जाते हैं। फिर जो रियूजी था वो ताना मारते हुए इन दोनों को बोलता है कि मैं ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा जो कि इतने ज्यादा कमजोर हो। तो इज़ोमो को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम एक आर्या बनना चाहते हो ना, वैसे भी जो टेमर्स होते हैं उसकी मदद के बिना तुम एक आर्या बन नहीं सकते हो, और जो आर्या है वो टेमर्स के ऊपर बोझ होते हैं। फिर इज़ोमो और भी चीज सुनाती है कि मुझे किस तरीके से तुम्हारे गोल को सुनते हुए हंसी आती है कि तुम डेमन किंग को हराना चाहते हो, जो कि तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। जिसपे जो रियूजी था वो गुस्सा होते हुए उसी से पूछ डालता है कि वो आखिरकार ये चीज क्यों करना चाहती है। जिसपे इज़ोमो बोलती है कि मुझे कोई भी शौक नहीं है कि मैं किसी को अपने स्टोरी के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि शो ऑफ करते चलता है। जिसपे रियूजी बहुत ही गुस्सा होते हुए उसका सीधा कॉलर ही पकड़ लेता है, और बीच में जो रिन था वो इन दोनों का झगड़ा सुलझा रहा होता है, लेकिन इज़ोमो एक चाटा उसे जोर के मारती है जो कि रिन को लग जाता है, और रिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस चीज से। उतने में ही वहाँ पे यूकियो आ जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को पनिशमेंट मिल चुकी होती है। इन सभी के लैब पे एक बहुत ही भारी मॉन्स्टर रॉक रख दिया होता है, जो कि इन सभी को एक सबक सिखा रहा था। दरअसल ये जो एक्टिविटी था वो यूकियो ने इन सभी को इसलिए दिया था ताकि इन लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट्स मिल सके और एक टीम की तरह ये लोग काम कर सके। फिर भी ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, जिसमें इज़ोमो बोलती है कि मुझे रियूजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अपने टीम में। जिसपे जो यूकियो था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती, हर किसी के पास एक वीकनेस होती है और एक टीम में काम करना उस वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। तुम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि जब तुम्हारी रियल बैटल होगी तो तुम सभी मारे जाओगे अगर तुम टीम में नहीं रहोगे तो। इतना बोलने के बाद जो यूकियो था वो इन सभी को बोलता है कि वो मिशन करने के लिए 3 घंटे के लिए अब यहाँ से जा रहा है। उसे दरअसल उसी मॉन्स्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करना है, और तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दिया है, तो यहाँ अभी कोई भी खतरा नहीं है। और इतना बोलते हुए वो यहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके जाते ही फिर से जो इज़ोमो और रियूजी थे वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो रिन बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है इन दोनों को शांत करवाने के लिए करते हुए। उतने में ही इनके जो बिल्डिंग थी उसकी लाइट चली जाती है, और इन लोगों को थोड़ा आशंका होती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्योंकि आसपास की बिल्डिंगों में लाइट आ रहा होता है। उतने में ही दोबारा से वही मॉन्स्टर जो कि इनको पर अटैक किया था वो यहाँ पहुंच जाता है, जिसे देख के ये लोग थोड़ा डरने लग जाते हैं। तो जो शेमी थी वो मन में सोचती है कि मुझे इन सभी की हेल्प करनी होगी, तो अपने समनिंग मॉन्स्टर को बोलती है कि हमारी मदद करो। तो इतना सुनते ही उसका जो समनिंग मॉन्स्टर था वो बहुत ही बड़े बड़े जड़ों को निकाल देता है और चारों तरफ से उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। इस ताकत को देख के सारे लोग शेमी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतने में वो जो मॉन्स्टर था वो गुस्सा होते हुए उस लगातार जड़ों को तोड़ना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में इनकी तरफ आने वाला होता है, जिससे जो रिन था वो बोलता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, और वो अंदर जाते हुए इन सभी को बताता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाने में हेल्प करता हूँ। सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन सुनता नहीं है और अंदर जाके वो सीधा उस मॉन्स्टर को अपने पीछे डाइवर्ट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही जो सारे लोग थे वो बोलना शुरू करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उतने में इन सभी को रियलाइज होता है कि अभी मुसीबत टली नहीं है। इन सभी का ध्यान जाता है कि उसके जड़ के अंदर अभी एक और मॉन्स्टर इन सभी के तरफ ही बढ़ रहा है, और इन सभी को लग जाता है कि ये लोग बचने नहीं वाले हैं। तभी जो रियूजी था वो बोलता है कि अब मुझे लड़ना ही होगा, मैं यहाँ पे लड़ूंगा, मुझे सारे 20 के 20 चैप्टर्स याद है।
तब जो कोने कोनू मारू था वो बोलता है कि वहाँ 20 नहीं 21 चैप्टर्स है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक एक करके सारे लोग एक दूसरे की टीम वर्क की तरह एक हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो इजुमो थी वो यहाँ से जाना चाह रही होती है, तो जो ryuji था उसे बोलता है कि शेमी यहाँ पे हमारी मदद कर रही है, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ के यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जिसपे जो इजुमो थी वो बोलती है कि तुम लोग सच में पागल हो गए हो। तो ryuji बोलता है कि तुम तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अभी क्या हो गया, तुम डर गई? हम लोग कुछ भी हो जाए यहाँ शेमी की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ जो रिन था वो पावर सॉकेट तक पहुंच गया था और कोशिश कर रहा होता है कि पावर कट का क्या वजह है। उतने में जो डीमन था वो सीधा रिन के ऊपर अटैक कर देता है और रिन बाल बाल उससे बचता है, लेकिन फिर भी वो जो डीमन था वो रिन के ऊपर हावी पड़ रहा होता है। तो उतने में जो रिन था वो अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। तो बगल में ही जो समनर था जो कि रिन का टीचर भी हुआ करता था वो आ जाता है और वो रिन को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा ही था तुम ही हो वो शैतान के बच्चे, इस ब्लू फ्लेम को देख के मैं कह सकता हूँ। जिसपे रिन बोलता है कि अच्छा तो तुमने ही वो हम पे हमला करवाया था। और इतना बोलते हुए वो उसका जो समनिंग डीमन था उसको बीच में से काट के रख देता है और वो वहीं पे मारा जाता है। मौका मिलते हुए जो टीचर था वो भी यहाँ से कल्टी ले लेता है। दूसरी तरफ जो डीमन था वो शेमी के उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में जो शेमी थी वो अपनी ताकत को ओवर यूज करने की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीमन खुला छूट जाता है। उतने में जो इजुमो थी वो भी शेमी के पास जाती है और उसका हाल चाल लेने लगती है, लेकिन शेमी उससे पूछती है कि क्या हो गया इजुमो, तुम आए दिन के दौरान आज बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लग रही हो। तो इजुमो को भी अपनी गलती पता चल जाती है और वो अपने समनिंग बीस्ट को यहाँ पे बुलाती है और फुल्ली कॉन्फिडेंस होते हुए उन सभी को लड़ने के लिए कहती है उस मॉन्स्टर से। तो जो उसके फॉक्स थे वो उसे लड़ने जाते हैं, लेकिन उसके फॉक्स कुछ कर नहीं पाते हैं और सीधा जो डीमन था वो ryuji की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अपने एक हाथ से ही उसे उठा लेता है। और ryuji लगातार अपना जो मंत्र था वो जाप किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है उतने में उसका मंत्र कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था वो सीधा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है और उसी समय इनकी जो लाइट थी वो भी आ जाती है। एक तरह से इन लोगों ने जीत हासिल कर रही थी उन मॉन्स्टर्स के सामने। और दूसरी तरफ से जो रिन था वो भी यहाँ पहुंच जाता है और इन सभी को बोलता है कि तुम सभी ठीक तो हो। जिसपे ryuji गुस्सा होते उसकी तरफ जाते हुए बोलता है तुम बेवकूफ तो नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। जो इजुमो थी वो भी शेमी की तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उन सभी की मदद की थी और शेमी को ये सुन के सच में बहुत ही अच्छा लगता है। जो ryuji था वो लगातार अपना जो भड़ास था वो रिन के ऊपर निकाले ही जा रहा होता है, तभी यहाँ यूकियो पहुंच जाता है और उसके साथ वही टीचर था जिसने इन सभी के सामने वो दोनों बीस्ट छोड़े हुए थे, जिसे देख के जो रिन था वो शॉक्ड हो जाता है। रिन ट्राई करने वाला होता है यूकियो से कुछ सवाल पूछने का और ये सारे जो बच्चे थे वो भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। उतने में जो मेफिस्टो था वो आसमान से प्रकट होते हुए इन सभी के सामने आ जाता है और इन सभी को बोलता है कि बच्चों तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम एक तरह से इस एग्जाम को पास कर लिए हो। और तुम्हें क्या लगा यहाँ मैं अपनी अकेडमी में किसी भी मॉन्स्टर्स को आने दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही बोलते अगल बगल से जितने भी टीचर्स छुपे हुए थे वो इन सभी के सामने आ जाते हैं और मेफिस्टो बताता है कि अगर तुम्हें कुछ भी होता तो हमारे सारे टीचर्स तुम्हें उसी समय बचा लेते। इन सारी बातों से रिन को ये पता चल जाता है कि इतना जो भी इसने अभी तक देखा है वो सारी चीजें एक स्टेज्ड और प्लान्ड थी और इन सभी का एक तरीके से टेस्ट लिया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में रिन भी गुस्सा हो चुका होता है इस चीज से और वो बाकी सारे लोगों से डिस्कस कर रहा होता है कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि इन सभी ने हमारे साथ इतना बिना जाने हुए खतरे में डालने की कोशिश की है। जिसपे वो सारे बच्चे बताते हैं कि हाँ गलत तो हुआ है, लेकिन ये जो एग्जाम था उसका पर्पस ही यही था कि हमारे अंदर की जो टीम स्पिरिट है और कितने ज्यादा हम लोग डिफिकल्ट कंडीशन में अपने आप को संभाल सकते हैं उसे जानना, और इसमें हम लोग पास भी हुए हैं। उतने में जो शेमी थी वो भी होश में आ जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। जिसपे सारे लोग उसे सारी चीजें समझाते हैं और फिर उसके बाद जो कोने को मारू था वो उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं रहती तो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाते, तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाते। जो ryuji था वो भी बोलता है कि हाँ मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर तुम नहीं होती तो हम लोग क्या करते। अपनी इतनी तारीफ सुन के जो शेमी थी वो शर्माना शुरू कर देती है। फिर जो सारे लोग थे वो पूछना शुरू करते हैं रिन से कि आखिरकार तुमने अकेले उस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। तो रिन उन्हें बोलता है कि यार मैंने अपने तलवार का यूज करते हुए उसे काट दिया। जिसे सुन के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और जो ryuji था वो भी बोलता है कि तुम सच में बहुत ही औसम हो, तुम देखने में बेवकूफ तो लगते हो लेकिन तुम्हारी तलवार चलाने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें नाइट बनना चाहिए। तो रिन भी अपनी इतनी तारीफ सुन के शर्माने लगता है और दूर जो इजुमो थी वो भी सोच रही होती है कि रिन सच में देखने में बेवकूफ लगता है लेकिन ये ताकतवर तो है। दूसरी तरफ जो यूकियो था वो उसी टीचर के पास पहुंच जाता है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को समन कर रहा था और उन्हें बोलते हुए बोलता है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था सारे जितने भी टीचर्स हैं वो रिन को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि वो अपनी ताकत को यूज कर सके, लेकिन आपको कल देखते हुए मैं इतना बता सकता हूँ कि आप लगातार फोर्स कर रहे थे रिन को कि वो सारे लोगों के सामने अपनी ताकत को शोकेस करे। जो प्रोफेसर फिलिप्स थे वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जिसपे वो टीचर बोलता है कि शांत हो जा बच्चे, दरअसल प्रोफेसर फिलिप्स ने ही कहा था मुझसे कि जानलेवा हमला करूं मैं रिन पे ताकि हम लोग उसके फुल पोटेंशियल को देख सके। तो जो यूकियो था वो बताता है कि आप लोग जानते हैं जो मेरा भाई है उसने कल साबित कर दिया है कि वो अपने जितने भी इमोशंस हैं उसे
कंट्रोल कर सकता है और वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रह सकता है, वो कोई एक डीमन नहीं है। तो टीचर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस एग्जॉर्सिस्ट हो, लेकिन आजकल तुम अपने भाई की बेबी सिटिंग करने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई के ऊपर कोई भी जानलेवा हमला नहीं करने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूकियो को हम लोग शेमी के दुकान पे देखते हैं, जहाँ वो शेमी को काउंटर पे बैठा हुआ देखता है और उसको पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, जिसपे शेमी बोलती है कि उसकी मदर किसी काम से बाहर गई हुई है। तो यूकियो उसे बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारे फ्यूचर की बात करने के लिए यहाँ पे आया था, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ। फिर यूकियो बैठते हुए शेमी को बोलता है कि तुमने क्या सोचा है, कि तुम आखिरकार क्या करना चाहती हो, जिसपे शेमी बताती है कि मैं इंस्टीट्यूशन कोई एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए नहीं आती हूँ, जिस चीज का सोचते हुए मुझे बुरा भी लगता है कि मेरा कोई असलियत में टारगेट नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तो यूकियो उसे बताता है कि किस तरीके से हम लोग पहली बार मिले थे, क्योंकि दरअसल शेमी के घर पे यूकियो को फर्स्ट टाइम उसके फादर ही लेके आए थे और उस समय शेमी बहुत ही शर्मीली हुआ करती थी। इन सारे इंटरेक्शन को याद करते हुए जो शेमी थी वो शर्माने लग जाती है और वो बोलती है कि उस समय आप मुझे बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल लगे थे, कि इतने कम उम्र में आप इतने ज्यादा जीनियस भी हैं, जिसपे यूकियो बताता है कि यही सेम चीज मैं अपने भाई के लिए फील करता हूँ। बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो जो चीज कर सकता था वो कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता है, तुम्हें बस अपने डिटर्मिनेशन की जरूरत है ताकि तुम अपनी ट्रेनिंग में और भी जोर से आगे बढ़ सको। सारे जितने भी टीचर्स हैं वो बिलीव करते हैं तुम पे कि तुम बहुत ही अच्छी टेमर बन सकती हो, और इसके बारे में मैं तुम्हारी मदर से भी बात कर लूंगा, तुम जरूर सोचना। अचानक से जो यूकियो था उसे याद आता है उसी टीचर की बात कि किस तरीके से उसने रिन के बारे में कहा था, इसलिए वो जल्दी में डायरेक्टली अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें रिन सोता हुआ दिखाया दिया जाता है और उसके सामने वही टीचर खड़े थे और वो अपनी तलवार निकालते हुए डायरेक्टली रिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली रिन वहाँ पे होता ही नहीं है और पीछे से यूकियो बंदूक की आड़ में टीचर को बोलता है कि मुझे लगा ही था कि आप मेरे भाई रिन के ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। दूसरी तरफ जो शेमी थी वो रिन को नींद पे से जगाती है और रिन डरते हुए देखता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया। तो शेमी उसे बताती है कि उसके भाई ने अहम मौके पे उसकी जो सोने की जगह थी वो चेंज कर दिया है। बातों में इन्हें अचानक से आवाज सुनाई देती है गोली चलने की। हमें दिखाया जाता है कि जो यूकियो है वो इन टीचर से अपने लगातार गोलियां चलाते हुए लड़ रहा होता है। इसी लड़ाई के बीच में जो यूकियो था वो टीचर से लगातार पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो उसके भाई को मारना क्यों चाहते हैं, लेकिन वो जवाब बिल्कुल भी नहीं देते हो और लगातार हमला किए जा रहे होते हैं यूकियो पे। उतने में ही वो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर देते हैं जो कि यूकियो पे हावी पड़ने लग जाता है। सही समय पे जो रिन था वो अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए यूकियो को बचाने के लिए यहाँ पहुंच जाता है और वो एक जोरदार सा हमला इस बीस्ट पे कर देता है, जिससे वो वहीं पे खत्म हो जाता है और वो अपना अटैक उस टीचर पे भी करने वाला होता है, लेकिन सही समय पे वो जो टीचर था वो होली वाटर रिन के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसे जलन होनी शुरू हो जाती है। तो वो टीचर बोलता है कि तुम चाहे जितने भी इंसान जैसे दिखते हो, लेकिन होली वाटर तुम पे भी असर करती है, और इतना बोलते ही वो रिन को मारना शुरू कर देता है अपने डीमन का यूज करते हुए। लेकिन जो यूकियो था वो दूर खड़ा जो समनिंग सर्कल उन टीचर ने बनाया था उसे मौका देखते ही मिटा देता है, जिससे वो जो बीस्ट उन्होंने समन किया था वो वहां से गायब हो जाता है। तो जो रिन था वो उस टीचर से इसके बाद पूछता है कि आखिरकार आप मुझ पे इतना ज्यादा जानलेवा हमला क्यों कर रहे हैं, जिसपे वो टीचर बताता है कि मैं भी उस दिन का सर्वाइवर हूँ जिस दिन ब्लू मून का एक्टिविटी अपीयर हुआ था। तुम्हारे बाप सेतन ने मेरी पूरी फैमिली तबाह कर दी, मेरा एक आंख फोड़ दिया और उसने मुझसे सब चीज छीन लिया। मैंने उस दिन ही कसम खाया था कि मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बनूंगा और सारे जितने भी डीमंस हैं उन्हें खत्म कर दूंगा, और तुम तो उसके बेटे ही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो इतना सुनते ही जो रिन था वो अपनी तलवार को म्यान में रखना शुरू कर देता है और जो टीचर थे उसका हमला भी उसे लग चुका होता है और वो बोलता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप जितना चाहे उतना मुझे मार सकते हैं, मैं आपका गुनहगार हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ कि प्लीज कभी भी हमारे लड़ाई झगड़े के बीच में किसी मासूम को मत लेके आइएगा। कल जो आपने किया उसमें बहुत सारे मासूमों की भी जान जा सकती थी। इतना जैसे ही वो टीचर सुनता है तो उसे कुछ रियलाइजेशन होता है और वो अपना अटैक यहीं पर रोक देता है और वो रिन को बोलते हुए जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब जो चीज होने वाला है उससे तुम बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना। और इतना बोलते हुए वो नीचे चले जाते हैं। रास्ते में जो शेमी थी वो भी इन्हें नोटिस करती है, लेकिन इन्हें रोक नहीं पाती है और दौड़ते हुए रिन और यूकियो के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिन की तो हालत पछता है, जिसको देखते हुए जो शेमी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है रिन पे और उसे बोलती है कि जल्दी से यहाँ पे लेटो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। और फिर उसका इलाज करते हुए वो बोलती है रिन को कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं टेमर बनूंगी। इतना बोलते ही जो मेफिस्टो था इन सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को कांग्रेचुलेट करता है उनके एग्जाम पास करने की वजह से, और इन सभी को तगड़ा सा पार्टी भी मिलता है। दूसरी तरफ जो यूकियो था वो मेफिस्टो से बात कर रहा होता है, जहाँ मेफिस्टो उससे माफी मांगता है जो भी उसके भाई के साथ हुआ उसके लिए, और उसे इंश्योर करता है कि एक्टिविटी दोबारा नहीं होगी। फिर दोबारा से वो पार्टी में एंजॉय करने लगता है। बीच में ही वो अब फोन लगाते हुए अपने भाई को इन्फॉर्म करता है कि अब तुम यहाँ पे आ सकते हो। उसका भाई उसे बोलता है कि आपके इंस्टीट्यूशन पे तो एक बैरियर लगा हुआ है ना, तो मेफिस्टो बोलता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, तुम आ जाओ। और इसका जो भाई था वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था देखने में, एक बड़े से जाइंट
मॉन्स्टर के ऊपर वो स्वैग से खड़ा हुआ था। दूसरे सीन में हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है जो कि एक पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी रहती है। उतने में एक पुलिस ऑफिसर उसके सामने से आते हुए उसे ग्रीट करता है और उसे कुछ खाने के लिए भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो वो अंदर जाता है और अपने साथी से पूछता है कि आखिरकार कूरो को हो क्या गया है, जिसपे वो आदमी बताता है कि जो कूरो है उसने कहीं ना कहीं सेंस कर लिया है कि उसके मास्टर अब नहीं रहे। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये बात धीरे बोलो, अगर कूरो ने ये चीज समझ ली तो हो सकता है कि हमारा फैमिलियर कॉन्टैक्ट उससे टूट जाएगा। कूरो वैसे भी बहुत ही स्मार्ट डीमन है और कहीं ना कहीं जो कूरो थी वो इस बात को सुन ली थी। दूसरी तरफ जो रिन था वो अपने घर पे आ जाता है और यूकियो को बोलता है कि यार यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी है, हम लोग तो एक बहुत ही अमीर से कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो ये लोग हमें एक एयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जिसपे रिन बोलता है कि हम लोग वैसे भी जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअरली कंस्ट्रक्टेड है और इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, तो यहाँ एयर कंडीशनर लगना बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे भी बचपन से हम लोग तो बिना एयर कंडीशनर के ही रहे हैं ना, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर यूकियो से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें बोतल लाने के लिए कहा था तुम वो ले आए हो, लेकिन रिन बोलता है अरे मैं तो भूल गया, लेकिन मैं ये आइसक्रीम लाया हूं तो ये तुम खा लो, लेकिन यूकियो उसके लिए मना कर देता है। फिर आइसक्रीम खाते खाते जो रिन था वो बहुत ही अनसा जाता है और वो बोलता है कि यार इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद मेरे को इतना सारे असाइनमेंट क्यों करने पड़ते हैं, अब तो एक तरह से मैं एग्जॉसिस्ट भी बन चुका हूँ। फिर वो एक एग्जॉसिस्ट के जो रैंक बार थी उसको चेक करते हुए अपने रैंक को चेक करता है जो कि एस्क्वायर होता है, जो कि सेकंड लास्ट पोजीशन होती है। यहाँ से ही ऊपर बनने पे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या बन सकते हैं, जैसे नाइट, ड्रैगन, टेमर, आर्या और डॉक्टर। इस चीज को देखते हुए जो रिन था वो यूकियो से उसकी रैंक पूछता है, जिसपे यूकियो बताता है कि उसका रैंक है मिडिल फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही रिन देखता है कि यूकियो की रैंक एकदम मिडल में है तो वो हंसने लग जाता है, ये चीज सोचते हुए कि यूकियो अभी भी रैंक में बहुत ही नीचे है। दरअसल यूकियो के रैंक के ऊपर अपर सेकंड क्लास, अपर फर्स्ट क्लास, आर्च नाइट, फिर पैलेडीन आता है और बगल में एक ऑनरी नाइट का भी रैंक है। तो पैलेडीन को देखते हुए रिन बोलता है कि यार कब मैं जाके पैलेडीन बन पाऊंगा, सच में मुझे सबसे टॉप रैंक पे जाना है। तो इस चीज को सुनकर यूकियो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और रिन को बोलता है कि पैलेडीन बनना कोई भी मजाक की बात नहीं है, सच में उनके जो मिशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। पैलेडीन बनना या फिर एक महान एग्जॉसिस्ट बनना सिर्फ कोई रैंक नहीं है, वो सच में अपने में ही बहुत ही महान होते हैं। फिर इसी के बाद जो यूकियो था वो लगातार काफी बातें रिन को सुनाने लग जाता है, जिसपे रिन को बुरा फील होता है तो वो यूकियो से माफी मांग लेता है, लेकिन यूकियो बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। उतने में वो ये भी बोल देता है कि आए दिन जितने भी प्रोफेसर हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि तुम अपनी तलवार को यूज किए बिना रह नहीं पा रहे हो और वो दिन बिल्कुल भी नजदीक नहीं है जब तुम अपना कंट्रोल खो दोगे और पूरी तरीके से एक राक्षस बन जाओगे। तो ये लाइन को सुनने के बाद जो रिन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी चढ़ के यहाँ यूकियो को सुनाना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच में बहस बढ़ते जाती है, जिसपे जो रिन था वो यूकियो का चश्मा आसमान में उड़ा देता है, जिससे उसका चश्मा टूट के उसके सिर पे आके गिरता है और रिन को थोड़ा हंसी आता है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो यूकियो से माफी मांगता है। उतने में यूकियो को हेडक्वार्टर से फोन आ जाता है और उसे एक मिशन पे जाना पड़ता है। तो रिन उसके बारे में उसे पूछता है तो यूकियो बोलता है ये तुम्हारे मतलब का नहीं है और अपने ड्रॉर में से बहुत सारे जो चश्मे के कलेक्शंस थे उसमें से एक चश्मा पहन के वहां से निकल जाता है। जैसे ही अपने साइट पे यूकियो पहुंचता है तो वो अपने बैच को दिखा के अंदर घुस जाता है, लेकिन पीछे पीछे जो रिन था वो भी पहुंच जाता है। तो यूकियो चिड़चिड़ाते हुए उसे मना करता है यहाँ आने से, लेकिन रिन के रिक्वेस्ट करने की वजह से उसे भी वो अंदर लेके आ जाता है। अंदर आने के बाद जो यूकियो था वो देखता है कि दरअसल इनके सामने एक बहुत ही बड़ा जो कैट था, टू टेल्ड कैट, वो तबाही मचा रहा होता है। दरअसल ये वही कैट है कूरो, जो कि अब बहुत ही बड़े अवतार में आ चुका है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो रिन था वो कहीं ना कहीं कूरो कैट की बातों को समझ पा रहा होता है। जो कूरो कैट थी वो इन सारे इंसानों को बोल रही थी कि तुम सभी बहुत ही झूठे हो, वो कभी भी नहीं मर सकते, जिसपे यूकियो यहाँ का ब्यौरा लेने लग जाता है। तो पुलिस ऑफिसर बताता है इनको कि दरअसल आज सुबह से जो कूरो है बहुत ही स्ट्रेंज रिएक्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर के मर जाने की खबर इसको पहुंच चुकी है। तो रिन के लिए काफी सरप्राइजिंग था। तो वो यूकियो से पूछता है कि ये जो कूरो है वो आखिरकार हमारे फादर की फैमिलियर थी और इसकी स्टोरी क्या है, जिसपे यूकियो बताता है कि जो कूरो कैट है वो इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होकर रहती है और वक्त रहने पे जो इंसान है इसकी मदद से काफी सारे डीमंस को भी मारते हैं। इसकी लाइफ लगभग 1000 साल तक रही है और काफी समय पहले बोला जाता है कि ये एक चर्च में रहा करती थी और वहाँ के लोग इसे काफी पसंद भी किया करते थे। लगातार ये खाना पीना भी खाया करती थी, लेकिन एक समय वहाँ के सारे लोग वहाँ से चले गए और चर्च देखते ही देखते खंडर हो गया। तो उस चर्च को तोड़ने की कोशिश भी करने लगे कुछ इंसान, जिसको देख के जो कूरो थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और बड़े से अवतार में आ गई थी। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आ जाता है जहाँ पे सारे इंसान कूरो के ऊपर जो भी बुलेट शॉट करते हैं उसका यूज करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूरो उससे शांति नहीं होती है। लगातार जो कूरो था वो तबाही मचाना शुरू कर देता है, उसके ऊपर जो होली वाटर्स थे वो भी असर नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज को देख के जो यूकियो था वो थोड़ा पैनिक करता है, तो सारे पुलिस वाले उससे हेल्प मांगते हैं। दूसरी तरफ जो रिन था उसे सारी बातें समझ आ रही थी कूरो की कि वो आखिरकार इतना ज्यादा बेचैन क्यों है। दरअसल उसे ये चीज झूठी लग रही थी कि जो रिन के फादर है वो मारे गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स यूकियो को बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने सिखाया तो होगा ही ना कि आखिरकार इस बिल्ली को कंट्रोल कैसे करना है, तुम लोग भी तो उस मिशन
में काफी साल पहले उनके साथ गए थे, तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये कुरो फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा बड़े रैम्पेज मोड में आ गई थी। और उसी जगह जो फादर थे यूकी और रिन के, वो भी पहुंचे हुए थे अपने सारे पंटर लोग को लेके। सारे लोग उस समय भी कुरो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिन के फादर थे वो थोड़े अलग तरीका का इसमें यूज करते हैं। वो चुपचाप जाते हैं कुरो के पास और उससे बात करते हुए वाइन ऑफर करते हैं और उसे अपना एक फैमिलियर बना लेते हैं। इसी के बाद से जो उसके फादर थे वो कुरो को एक जॉब भी ऑफर करते हैं जिसमें उसे गार्ड की ड्यूटी करनी थी। इन सारी बातों को याद करते हुए जो रिन था वो बोल रहा होता है कि हाँ, हमारे जो फादर है वो एक लौते पैलेडिन रह चुके हैं और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी थे। प्रेजेंट डे पे जो पुलिस वाले थे वो यूकियो को बार बार फोर्स कर रहे थे कि वो याद करे कि आखिरकार वो कुरो को कैसे हरा सकते हैं। तब यूकियो कुछ देर सोचता है और उसे याद आता है कि उसके फादर ने इसी समय के लिए एक चीज उसे दी थी कि जब कुरो अनस्टेबल हो जाए तो इसका यूज कर सके। तो यूकियो उसको खोलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, हो सकता है कि कुछ खतरनाक भी हो, इसलिए मैं तुम सभी को पीछे हटने के लिए कहूंगा। मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुरो को मारना ही होगा इस चीज का यूज करते हुए। तो जो सारे पुलिस ऑफिसर्स थे वो रिन और यूकियो को आगे भेज देते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। लगातार जो कुरो थी वो रिन के मन में बोले जा रही थी कि तुम लोग झूठे हो, मेरे जो मास्टर थे वो कभी भी नहीं मर सकते थे, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, मुझे पता है कि वो जरूर वापस आएंगे। यहाँ पे जो मास्टर है वो रिन और यूकियो के फादर ही हैं। जो रिन था वो आगे जाते हुए यूकियो से पूछता है कि तुम अभी क्या करने वाले हो, कहीं तुम इसे मारने तो नहीं वाले हो। तो यूकियो बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद से मुझे इसे मारना ही हो क्योंकि फादर ने भी मुझे यही चीज करने के लिए कहा था। तो रिन उसे बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये जो बिल्ली है वो अभी थोड़ा गुस्से में है। तो यूकियो से बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो। तो रिन बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमन टू डीमन टेलीपैथी होने की वजह से मैं उसकी बातें समझ पा रहा हूँ। तो यूकियो बोलता है कि नहीं, मैं फिर भी रिस्क नहीं ले सकता, तुम दूर हो जाओ, हो सकता है इसके अंदर होली वाटर हो और वो तुम पे असर कर सकती है, तुम भी तो एक तरह से डीमन ही हो। तो रिन बोलता है कि अगर तुम इसे मारने ही वाले हो तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो यूकियो से मना करता है कि नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन रिन इंसिस्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा और तुम्हारे कहे अनुसार अपने हाथों से ही लड़ूंगा। और इतना बोलते हुए वो कुरो की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए जो रिन था वो कुरो को बोलता है कि हे, तुम मेरे फादर के लिए बहुत ही लॉयल थी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शीरो का बेटा हूँ। तो इतना सुनते ही जो कुरो थी वो थोड़ी शांत हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए रिन बोलता है कि जो शीरो है वो मारे गए। लेकिन कुरो इस चीज को सुन के दोबारा से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फिर उसकी तरफ हमला करने लगती है, लेकिन जो रिन था वो अपने सिर का यूज करते हुए उसके सिर से टकरा देता है, जिससे वो वहीं पे शांत हो जाती है। और यूकियो ये देख के शॉक्ड होता है कि रिन ने अपने सिर का इस्तेमाल किया है यहाँ। फिर रिन बोलता है कुरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे फादर के लिए बहुत ही लॉयल हो, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही हो। और मैं सच बताऊं तो हम लोग भी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं अपने फादर के जाने से, लेकिन अब हम लोग इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो बोलता है कि इसका बदले हम लोग क्या दोस्त बन सकते हैं। और जो कुरो थी वो इस चीज को देखते हुए अपने पुराने समय याद करने लगती है कि ये सेम चीज एक समय पे रिन के फादर ने भी की थी। कुरो इन सारी चीजों से पुराने समय को याद करने लगती है और देखते ही देखते वो एक छोटी बिल्ली में तब्दील हो जाती है। दूर खड़े सारे पुलिस ऑफिसर्स इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार रिन, एक छोटे से बच्चे ने ये क्या कर दिया। और दूर खड़ा जो मेफिस्टो था वो अपने भाई के साथ बैठे हुए बोलता है अपने भाई को कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उसका भाई बोलता है कि रिन सच में ताकतवर है, लेकिन मैं अभी इसके लिए कुछ भी निष्कर्ष नहीं दे सकता। फिर सीन शाम का समय का आ जाता है जहाँ पे जो कुरो थी वो काफी ज्यादा रिन से फ्रेंडली हो गई थी। तभी वहाँ यूकियो आता है और वो रिन को बताता है कि तुमने यहाँ कुरो को अपना फैमिलियर बना लिया है और ये अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, मैंने इसकी परमिशन ले ली है। तभी जो कुरो थी वो यूकियो के पास उसी थैले को नोटिस कर लेती है जो कि उसके फादर ने दी थी और फिर उस थैले के रिन की तरफ ले जाते हुए उसके मन में बोलती है कि ये चीज शीरो ने मेरे लिए गिफ्ट में रखी है। तो जो रिन था वो यूकियो को इसके बारे में बताता है। तो इस चीज को सुन के जो यूकियो था वो इस चीज को खोलता है और उसे देखता है कि इसके अंदर तो वाइन है, जो कि वाइन शीरो ने यूज की थी कुरो को टेम करने के लिए। और जो कुरो थी वो भी इस चीज को देख के काफी इंजॉय करने लगती है और इस चीज को देख के यूकियो भी समझ जाता है कि उसके फादर कभी भी कुरो को मार नहीं सकते हैं। उन्हें दरअसल हमेशा से पता था कि कुरो को क्या चाहिए। इतना सोचने के बाद ये लोग आराम से कुरो को वो वाइन पीने के लिए दे देते हैं, जिसे पीते हुए जो कुरो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे जो रिन है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। अभी हमने देखा कि जो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी और उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट की फैमिलियर हुआ करती थी, उसे भी रिन ने अब टेम कर लिया है और वो उसके लिए लॉयल हो गई है। कहीं ना कहीं जो रिन है वो अपने सफर में बहुत ही आगे बढ़ चुका है और वो बहुत ही जल्दी अपने रैंकिंग्स को भी बढ़ा लेगा। आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अब रिन आगे चल के और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए हमारे लाइक को भरमार कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे 250 फॉलोवर्स का भी टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। तब तक के लिए